हेलो गाइस, नमस्कार। नवी क्लासेस में आपका स्वागत है। होप है कि आप सभी अच्छे होंगे। एज यूजुअल हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक अच्छे से थॉट के साथ। तो चलिए मैं आपको एक अच्छा सा विचार आज सुनाती हूँ कि भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगी। तो देखिए दोस्तों, हमेशा हमें अपनी किस्मत पर के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम अपनी किस्मत के रचयिता खुद होते हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारी किस्मत भी अच्छी होगी। तो चलिए इसी अच्छे से एक विचार के साथ, इस सकारात्मक विचार के साथ, हम यूनिट 20 BSHF 101 की यूनिट 20 जो कि है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, कि भारत में जो है आर्थिक बदलाव वो क्या क्या हुए, इसके जो भी हमारा टाइम पीरियड रहा था 90s का, उसके दौरान। तो देखिए इसी के साथ हम करते हैं ये यूनिट का डिस्कशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्लूड। इसमें आपको बताना है कि आर्थिक सुधारों में के संविधान में इसमें से आप को बताना है कि इनमें से कौन सी चीज है वो शामिल है, इसके कौन कौन से तत्व है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। तीन विकल्प आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। बी इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ऑप्शन सी इज प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है उसके तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या क्या? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डैश रेफर्स टू द इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि आपको बताना है कि इनमें से किससे तात्पर्य है वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में वृद्धि से। तो फिर से आपको चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। दूसरा विकल्प है इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन। ऑप्शन सी आपको दिया गया है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास। या ऑप्शन डी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में वृद्धि से होता है, और आर्थिक विकास एक समय में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डैश मीन्स एन इनपुट विच इज यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें आपको बताना है कि जो विकल्प आपको दिए गए हैं चार, कैपिटल, बजट, इन्वेंट्री और या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या बनेगा कि डैश जो है, किसका अर्थ जो है, एक इनपुट जो लंबे समय तक उपयोग किया जाता है और माल और सेवाओं के उत्पादन में जो मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? कैपिटल यानी कि पूंजी, बजट, इन्वेंट्री, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है इसका वो आपका ऑप्शन ए है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो लंबे समय के लिए, जो आपकी हेल्प करेगा कि गुड्स और सर्विसेज जो है उनके प्रोडक्शन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स। आपको बताना है कि मानव पूंजी में इनमें से कौन सी चीज शामिल है। ऑप्शन इज स्किल्ड लेबर, कुशल श्रम। ऑप्शन बी इज प्रोफेशनल्स, पेशेवर। ऑप्शन सी कहता है बोथ ए एंड बी आर राइट। एंड ऑप्शन डी सेज दैट नीदर ए नॉर बी इज राइट। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ह्यूमन कैपिटल के अंदर स्किल्ड लेबर और प्रोफेशनल दोनों आते हैं। Question number 5 is machineries, building equipments are the component of dash capital. इसमें आपको बताना है कि मशीनरी, भवन, इमारतें इत्यादि उपकरण, ये कौन सी पूंजी के घटक हैं? ऑप्शन ए फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी। ऑप्शन बी इज ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। ऑप्शन सी इज फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय पूंजी। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है इसका वो आप में से ज्यादातर को पता भी होगा कि क्या हो जाएगा, फिजिकल कैपिटल ये चीजें होती हैं, मशीन्स वगैरह जो भी हैं, बिल्डिंग्स, जो भी औजार आप यूज करते हैं, ये सब फिजिकल कैपिटल के अंडर आते हैं। Question number 6 is, which of the following term refers to the removal of restrictions like those of licensing in the national economy and reduction of trade barriers in the international economy? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लाइसेंस देने और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में व्यापार बाधाओं को कम करने जैसे प्रतिबंधों को हटाने से संबंधित है। ऑप्शन इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण।
ऑप्शन बी इज लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ऑप्शन सी इज निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, एंड ऑप्शन डी इज नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन बी, लिबरलाइजेशन। देखिए उदारीकरण होता है कि जो भी इसका मेन फोकस होता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें रुकावट बन रही हैं उनको, उन पर प्रतिबंध लगाना, उनको हटाना, जो भी जिस वजह से आप अपना ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि उसमें कुछ बाधाएं उसमें आती हैं, तो उनको दूर करना इसका मेन मोटिव होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 इज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 रिमूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। इसमें आपको बताना है कि 1991 की औद्योगिक नीति में निम्नलिखित में से किसने कार्य किया, मतलब इसमें से कौन सी एक्ट जो है, कौन सा कानून जो है वो इसकी वजह से हटा था। ऑप्शन ए आपको दिया गया है MRMP, ऑप्शन बी इज MRRP, ऑप्शन सी इज MRTP एंड ऑप्शन डी इज MDPE। देखिए ज्यादातर ऑप्शन ऐसे ही आपको एग्जाम में भी कंफ्यूजिव देखने को मिलते हैं। आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठे, किसी बोर्ड के एग्जाम में, या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपको ऐसे मिलते जुलते ऑप्शन आएंगे। तो आपको इस टाइप की जो पॉलिसीज है इनकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इनकी की इनसे मतलब करेक्ट अगर आपको पता होगा तभी आप सही आंसर हिट कर पाएंगे। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, MRTP। देखिए MRTP होता है द मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसी 1969 में 1969 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? एकाधिकार की वृद्धि को रोकना और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना इसका उद्देश्य था। और फिर 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसने इसको रिमूव किया था, इस एक्ट को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको MRTP की फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है कि ये क्या थी, द मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 8 है एग्जांपल्स ऑफ टोटल डीनेशनलाइजेशन इंक्लूड। इसमें आपको बताना है कि कुल डी राष्ट्रीयकरण के उदाहरण इनमें से कौन सी चीज शामिल है डीनेशनलाइजेशन में। ऑप्शन ए इज हैंडिंग ओवर ऑफ ऑल्विन निसान टू महिंद्रा, कि ऑल्विन जो निसान है कंपनी है उसको महिंद्रा को सौंपा जाना। ऑप्शन बी इज हैंडिंग ओवर ऑफ मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स टू यूबी ग्रुप, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को यूबी ग्रुप को सौंपना। हैंडिंग ओवर ऑफ महाराष्ट्र स्कूटर्स टू बजाज ऑटो, तो इसमें बजाज ऑटो को महाराष्ट्र स्कूटर ये है, ये कंपनी ये सौंपना। या ऑप्शन डी उपरोक्त जो है सभी वो डीनेशनलाइजेशन के सही एग्जाम्पल है। तो आपका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन डी ही है कि ये सारे जो है एग्जाम्पल वो डीनेशनलाइजेशन की हैं। कि इन जो ये कंपनीज हैं, आपको एक बार नजर इस पे भी मार लेना। वैसे तो हार्डली ही चांसेस बनते हैं कि आपसे इतना डीपली क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वाली कंपनी किस कंपनी को सौंपी गई, पर फिर भी एक बार ये जैसे कि बुक में एग्जांपल दिए गए थे, तो आप एक बार इन पर जरूर गौर फरमाइएगा कि अल्विन निशान को किसको सौंपा गया था, महिंद्रा को, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को यूबी ग्रुप को, और महाराष्ट्र स्कूटर्स को बजाज ऑटो को सौंपा गया। Question number 9 is an economy that maintains economic relations with rest of the world is। दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ आर्थिक संबंधों को बनाए रखने वाली अर्थव्यवस्था क्या है। ऑप्शन इज ओपन इकोनॉमी, कि उसे खुली अर्थव्यवस्था आप कहेंगे। ऑप्शन बी इज क्लोज्ड इकोनॉमी, बंधी हुई अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी इज बाउंडेड इकोनॉमी, ये भी कुछ हद तक क्लोज्ड इकोनॉमी ही हुआ। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन ए, ओपन इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो आपको परमिशन देती है कि आप इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वो बचे हुए नेशंस के साथ, दूसरे नेशंस के साथ अच्छे बनाए रखें, तो वो होती है ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। यह एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां न केवल घरेलू कलाकार बल्कि अन्य देशों की इकाइयां भी उत्पादों के व्यापार में इसमें सम्मिलित होती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऑब्टेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज नॉट कंपल्सरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो सेक्टर है जिसके लिए, कौन सा वो क्षेत्र है जिसके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना जो है वो अनिवार्य नहीं है। चार विकल्प हैं आपके पास। ऑप्शन इज टोबैको प्रोडक्ट्स,
कि तंबाकू उत्पाद अगर आप बनाने जा रहे हैं। ऑप्शन बी इज क्लोथिंग, कपड़े से रिलेटेड आपकी इंडस्ट्री है। ऑप्शन सी इज इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस। ऑप्शन डी इज डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा उपकरण। तो सही जवाब आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन बी क्लोथिंग। देखिए अब के हिसाब से जो है वो 5 उद्योग, जैसे कि इसमें क्या क्या आते हैं आपके, अल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी कि मादक पेय जिनसे नशा होता है वो चीजें। ऑप्शन दूसरी चीज है सिगरेट्स, सिगरेट बनाने के लिए या तंबाकू के कोई भी उत्पाद बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस के लिए, या कोई भी आप रक्षा उपकरण के लिए कोई भी इक्विपमेंट्स आप डिफेंस के लिए बना रहे हैं। केवल इन 5 इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो लाइसेंसिंग जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है। बाकी किसी के लिए भी अब जो है लाइसेंसिंग और किसी टाइप की इंडस्ट्री के लिए कंपलसरी नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन क्या था, क्लोथिंग, जिसके लिए कंपलसरी नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डैश इज यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर प्राइवेटाइजेशन, कि इनमें से किसको निजीकरण के पर्याय के रूप में, पर्यायवाची शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है। लिबरलाइजेशन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, डिसइन्वेस्टमेंट्स को, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश, विनिवेश भी किससे संबंधित है, निजीकरण से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है डैश इंप्लाइज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी। इसमें आपको बताना है कि इसमें से किसका तात्पर्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने की प्रक्रिया से है। तो ऑप्शन 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर तो आप सभी को इसका, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्राइवेटाइजेशन। कि प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर का जो है वो नेशनल इकोनॉमी में वो उसका शेयर बढ़ जाता है। मतलब जैसे कि अब हमारी कंट्री में चला हुआ है कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर गोइंग टू बी प्राइवेट, कि प्राइवेट कंपनीज के हाथों उनको बेचा जाता है। तो इसका एक फायदा भी है कि इससे हमें ये फायदा मिलता है कि जैसे जितनी सैलरी में एक बंदा काम करता है उतनी सैलरी में 3-4 बंदों को वो काम करवाएंगे, और वो भी है उन, जैसे प्राइवेट कंपनीज में होता है तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो उनकी मतलब प्रोडक्टिविटी जो है वो काम की वो ज्यादा होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 is dash implies the change in state of policies and rules and regulations from one period to another to achieve economic growth, कि इनमें से किस शब्द, जैसे कि सोशल रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स, कौन सा वो शब्द है जिसका अर्थ जो है वो है आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए नीतियों और नियमों और विनियमों का एक अवधि से दूसरी अवधि में परिवर्तन। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा इसमें, वो होती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिस पर बेस्ड ये चैप्टर है। वो क्या होते हैं, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार के लिए क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको एक अवधि से दूसरे अवधि में उनमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अचीव की जा सके। क्वेश्चन नंबर 14 is which of the following forms of privatization implies partial induction of private ownership from 25 to 50% or even more in a public sector enterprise depending upon the nature of the enterprise and state policy in this regard। चलो मैं आपको समझा देती हूँ ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निजीकरण के निम्नलिखित में से कौन सा रूप, जो भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं ये सब प्राइवेटाइजेशन की ही फॉर्म्स हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो रूप है, कौन सी वो फॉर्म है जिसमें इस संबंध में उद्यम की प्रकृति और राज्य की नीति के आधार पर जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है उसके उद्यम में निजी स्वामित्व का आंशिक जो समावेश है वो 25 से 50% या उससे भी अधिक होता है। ऑप्शन ए है ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। ऑप्शन बी टोटल डी नेशनलाइजेशन, कुल डी राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन सी इज वर्कर्स कोऑपरेटिव, श्रमिक सहकारी। ऑप्शन डी इज टोकन प्राइवेटाइजेशन, टोकन निजीकरण। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन ए ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है कि जो भी प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट जो ओनर होता है किसी भी चीज का, किसी भी जैसे कोई भी सेक्टर जिसको हम प्राइवेट को सौंप रहे हैं, उसमें जो ओनरशिप होती है प्राइवेट सेक्टर की वो 25 से लेके 50% या उससे भी ज्यादा होती है।
तो ये होता है ज्वाइंट वेंचर। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं प्राइवेटाइजेशन की, तो ये जो इस चैप्टर में मेनली डिस्कस किया गया था वो ये चारों ही फॉर्म थी, ज्वाइंट वेंचर, टोटल डीनेशनलाइजेशन, वर्कर्स कोऑपरेटिव और टोकन प्राइवेटाइजेशन। ये सारी जो है ये प्राइवेटाइजेशन के ही रूप है। लास्ट क्वेश्चन जो है इस यूनिट का, क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी which was organized in 1991 seeks to replace which of the following। इसमें आपको बताना है कि जो नई आर्थिक नीति थी उसमें निम्नलिखित में से किसकी जगह वो लेना चाहती थी, मतलब किसको उसने रिप्लेस किया। चार विकल्प हैं आपके पास, एलएलपी राज, एलपीक्यू राज, एलपीजी राज या सीएनजी राज। देखिए इसमें से दो तो कई बार क्या होता है कि ऐसे रिलेशन में देते हैं तो कुछ तो बिल्कुल ही अनयूजुअल ऑप्शन डाल दिए जाते हैं, जैसे सी और डी, इनमें से तो ये तो होंगे ही नहीं। रही बात ए और बी की, एलएलपी और एलपीक्यू में से, तो ये आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें कौन सा राज हटाया गया, एलपीक्यू राज। एलपीक्यू लाइसेंस परमिट कोटा राज जो था, लाइसेंस परमिट कोटा राज, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का यही एम था कि उसको रिमूव कर। वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और हमें हमारे ऊपर अच्छी कंटेंट के लिए ट्रस्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको लगातार नई नई वीडियोस आपकी इग्नू सब्जेक्ट से रिलेटेड और बाकी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको यूं ही वीडियोस मिलती रहेंगी।